प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आप देख रहे हैं कक्षा 10वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 23-24। और आइए हम देखते हैं यहाँ पर किस प्रकार के वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे गए हैं। तो आइए चलते हैं हम पेपर की ओर, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन दिया गया है, पहला क्वेश्चन ये वाला पहला क्वेश्चन सही विकल्प के रूप में आया है। लिखा है सही विकल्प चुनकर लिखिए। समीकरण दिया है ax और प्लस बी वाई प्लस C1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस C2 बराबर 0 का कोई हल नहीं होगा। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, कोई हल नहीं की शर्त ये है, इसका ऑप्शन बी नंबर सही हो जाएगा। उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन है द्विघात बहुपद एक दिया गया है, उसके शून्यकों का योगफल। हम जानते हैं शून्यकों का योगफल होता है माइनस का b बटे, तो इसका ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। और यदि शून्यकों के गुणनफल की बात करें तो होता है ये सी बटे, लेकिन इसमें योगफल की बात की है तो हमारा सी नंबर का ऑप्शन सही होगा। तीसरा क्वेश्चन है संख्याएं 4, 10 का HCF। तो इसका जब हमने HCF निकाला है तो ये हमारा सी नंबर का 2 निकल के आया है, तो इसका सी नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में चौथा क्वेश्चन है द्विघात समीकरण का मानक रूप। तो यहाँ पे ये हमारा डी नंबर का ऑप्शन सही है। द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे 5वें क्वेश्चन में सार्वांतर पूछा गया है। क्योंकि हम जानते हैं एक समांतर श्रेणी में जब सार्वांतर निकालते हैं तो दूसरे पद में से पहले पद को घटाया जाता है। तो जब हम 1 में से 3 को घटाएंगे तो माइनस का 2 निकल के आ जाएगा, अर्थात इसका बी नंबर ऑप्शन सही है। यहाँ पे दिया है 6वां क्वेश्चन, एक बिंदु दिया है P बराबर 2, 5 की x अक्ष से दूरी। तो x अक्ष से दूरी जो होती है वो हमारी निकल के आती है कोटि। कोटि मतलब यहाँ पे ये भुज है और ये कोटि है। भुज का मान यहाँ पे 2 है, कोटि का मान 5 है। तो x अक्ष से दूरी क्या होती है? कोटि, अर्थात इसका ऑप्शन नंबर सी वाला हमारा सही हो जाएगा। यहाँ पे 5 आएगा। उसके बाद में हम चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पे देखते हैं दिया हुआ है रिक्त स्थान। रिक्त स्थान में पहला क्वेश्चन है करणी 2, 1 अपरिमेय संख्या, इधर आ जाएगा अपरिमेय इस खाली स्थान में, ठीक है ना। और दूसरा क्वेश्चन है चर x के बहुपद px में x की उच्चतम घातांक बहुपद की, इसमें आ जाएगा घात। इस वाले ऑप्शन में क्या आ जाएगा? घात आ जाएगा, घात कहलाती है। फिर ये दिया है तीसरा द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 को हल करने हेतु द्विघात सूत्र होता है, जिसे हम श्रीधराचार्य सूत्र या द्विघात सूत्र के नाम से जानते हैं। वो होता है b प्लस माइनस b² माइनस 4ac, ये रहता है हमारा रूट के अंदर और इसके अपोन में आ जाता है 2a। तो इस वाले ऑप्शन में खाली स्थान में ये आ जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे एक समांतर श्रेणी है, इस क्वेश्चन को जब हल किया है तो इसका जो आंसर निकल के आया है 27 निकल के आया, 27, ये चौथे खाली स्थान में आ जाएगा। 5वें में सभी त्रिभुज कैसे होते हैं? ये समरूप होते हैं। कैसे होते हैं? समरूप। और इसका जो आएगा त्रिज्या r वाले वृत्त के एक त्रिज्य खंड जिसका कोण अंशों में थीटा है और संगत चाप की लंबाई, तो ये हो जाएगा बेटा थीटा बटे 360 और इंटू में 2 पाई r, ये वाले इस खाली स्थान में आ जाएगा। उसके बाद आइए हम अगला तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, सत्य और असत्य वाला। लिखा है द्विघात बहुपद के शून्यकों का गुणनफल। तो ये हमारा सत्य है, क्योंकि ये c बटे a ही होता है। गुणनफल की बात की है। अगर योगफल की बात करते तो यहाँ पे माइनस b बटे a होता, ठीक है। सभी समद्विबाहु त्रिभुज सदैव समरूप होते हैं, ये हमारा असत्य है। हमेशा ये समरूप हों ये ज़रूरी नहीं है। ये वाला ऑप्शन एक वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर होता है संगत त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल और संगत त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये वाला ऑप्शन हमारा सत्य है, ठीक है ना। घन का आयतन AQ होता है, ये भी सत्य है, ठीक है। उसके बाद में चूँकि घन की तीनों भुजाएं बराबर होती हैं तो जब हम उसका आयतन निकालते हैं तो AQ आता है। और यहाँ पे 5वां है त्रिकोणमितीय अनुपातों की सहायता से किसी वस्तु की ऊंचाई या लंबाई या दो सुदूर वस्तुओं के बीच की दूरी ज्ञात की जा सकती है, ये वाला भी हमारा सत्य है। उसके बाद में अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई r क्यू होता है, तो ये वाला हमारा असत्य हो जाएगा, ठीक है।
क्योंकि यहाँ पे 1/3 पाई आर क्यू दिया है, तो ये ऑप्शन गलत है, तो ये असत्य हो जाएगा। उसके बाद में हम देखते हैं सही जोड़ियों। जो सही जोड़ी हैं, ये पहली सर्व समीका है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इसके बराबर में 1 होता है, तो पहले का ये हमारा सी नंबर वाला हो जाएगा। और कॉट ए को हम कॉस ए और साइन ए के रूप में लिख सकते हैं, तो ये हमारा दूसरे का आंसर हो जाएगा। उसके बाद में सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 ये हमारा एफ नंबर का हो जाएगा। यहाँ पे ये टेन थीटा के बराबर होता है, ठीक है ना। और यहाँ टेन 60 का जो मान है बेटा वो करनी 3 होता है, तो ये हमारा चौथे नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पे वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा जो होती है वो छेदक रेखा कहलाती है, तो ये 5वें नंबर का आंसर है। उसके बाद में वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं, तो ये स्पर्श बिंदु कहते हैं, ये हमारा 6वें नंबर का आंसर हो जाए। इस प्रकार से हमने सही जोड़ी मिलाई है। उसके बाद में हम चर्चा करते हैं एक शब्द में उत्तर के लिए। उन्नयन कोण की परिभाषा। उन्नयन कोण की सीधी सी परिभाषा है कि जब कोई वस्तु हमारी क्षैतिज रेखा से ऊपर की ओर होती है, तो उसके लिए जब हम अपनी दृष्टि ऊपर की ओर उठाते हैं, एक प्रकार से इस प्रकार का जो कोण बनेगा ये वाला, ये उन्नयन कोण कहलाता है। ये क्षैतिज रेखा होती है। क्षैतिज रेखा से जब कोई वस्तु ऊपर की ओर होती है, उसे देखने के लिए जब हम दृष्टि ऊपर की ओर उठाते हैं, तो क्षैतिज रेखा और वस्तु के बीच में जो कोण बनता है वो उन्नयन कोण कहलाता है, ठीक है ना। ये हमारा उन्नयन कोण कहलाएगा, ठीक है, उन्नयन कोण। उसके बाद में हम चर्चा करें आधारभूत समानुपातिक प्रमेय। इसमें एक त्रिभुज होता है, एक त्रिभुज की किसी एक भुजा के समानांतर अन्य 2 भुजाओं को प्रतिच्छेद करने के लिए, अन्य 2 भुजाओं को जब किसी एक भुजा के समानांतर जब हम कोई एक तीसरी भुजा खींचते हैं, यहाँ पे एक अन्य समानांतर भुजा, तो इन अन्य 2 भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। इसे हम आधारभूत अनुपातिक प्रमेय या थेल्स प्रमेय के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। उसके बाद में यहाँ पे 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला लगाना था हमारे लिए, तो इसका जब हमने निकाला है तो ये A2 और ये B2 रूट के अंदर निकल के इसका मान आया है। ये निर्देशांक ज्यामिति में से है। उसके बाद में ये भी हमारा निर्देशांक ज्यामिति में से है। x1 प्लस x2 अपॉन में 2 आ जाएगा और y1 प्लस y2 अपॉन में 2 इसका आंसर आएगा। एक वृत्त में कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, तो इसमें अनंत स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। कितनी, जैसे हमने एक वृत्त बना दिया, उसमें एक ये स्पर्श रेखा, एक ये, इस प्रकार से हम अनंत स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं, ठीक है ना। किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर अधिकतम कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, तो ये सिर्फ आ जाएगा, इसमें सिर्फ 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। कितनी, 2 स्पर्श रेखाएं। और यहाँ पे एक उदाहरण के द्वारा, जैसे ये वाली स्पर्श रेखा और ये स्पर्श रेखा, सिर्फ 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं जो समांतर होंगी, ठीक है ना, बाह्य बिंदु से। तो इस प्रकार से हमने ये सभी ऑब्जेक्ट तो हल किए हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से क्वेश्चन दिए हैं। ये 6वां क्वेश्चन है, LCM निकालना था अभाज्य गुणनखंड के रूप में। फिर यहाँ पर आपको संगत और असंगत हल बताने थे। इसमें आपको लिखा हुआ रैखिक समीकरण युग्म को हल करना था। आप चाहे विलोपन विधि या प्रतिस्थापन विधि से इसको हल कर सकते थे, ठीक है ना। उसके बाद में हम चर्चा कर लेंगे 8वें क्वेश्चन पे। इसमें द्विघात समीकरण बताना है कि ये है या नहीं। उसके बाद में यहाँ पे द्विघात समीकरण बनाना था। 2 क्रमांक धनात्मक पूर्णांक हमें दिए गए थे। ये हमारा 5 अध्याय समांतर श्रेणी में से क्वेश्चन है और ये भी हमारा 5 अध्याय में से क्वेश्चन आ गया है। इसके बाद में ये हमारा आ गया है समरूप आकृतियों, मतलब ये त्रिभुज में से दे दिया गया है, ठीक है। उसके बाद में ये हमारा थेल्स प्रमेय लगेगा। इसमें थेल्स प्रमेय की सहायता से इसको हल कर सकते थे। ये हमारा त्रिकोणमिति में से आ गया है, इसका आंसर 2 आने वाला है, ठीक है ना। उसके बाद में 12वां क्वेश्चन है। 12वां क्वेश्चन भी ये हमारा वृत्त में से है और ये वाला भी वृत्त में से ही है। उसके बाद में ये वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल में से आया है। ये क्वेश्चन मैंने पहले भी अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है और ये वाला भी क्वेश्चन वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल में से है। उसके बाद में यहाँ पे एक अध्याय से आया है ये क्वेश्चन, ये दोनों एक अध्याय के क्वेश्चन हैंगे। उसके बाद में हम देखेंगे ये 15वां क्वेश्चन यहाँ पे फिर से समांतर श्रेणी में से आ गया है। उसके बाद में n धन पूर्णांकों का योग, ये भी समांतर श्रेणी का क्वेश्चन है। उसके बाद ये त्रिभुज में से क्वेश्चन दिया गया है 16वां क्वेश्चन।
उसके बाद में हम देखेंगे ये 17वां क्वेश्चन जो है ये भी हमारा ये आ गया है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल में से ये क्वेश्चन 12 अध्याय से, ठीक है ना। उसके बाद में ये 18 अध्याय से क्वेश्चन आए हैं और ये 19 अध्याय ये 19वां जो क्वेश्चन है ये हमारा द्विघात समीकरण में से आया है। इस प्रकार से कुल मिला के ये इसमें 23 क्वेश्चन हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और इसके सभी ऑब्जेक्ट तो मैंने हल करके बताए हैं। बहुत जल्द ही मैं अपने चैनल पर इस पेपर का हल डालने वाला हूं। आप बने रहें मेरे चैनल JP सर मैथ्स गुरु के साथ। धन्यवाद।